दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर आंकड़ों के संग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम संकलन कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह क्यों करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, और इन सभी जिस प्रकार से आंकड़ों का संग्रह करते हैं उनकी क्या कमियां हैं, क्या उनके लाभ हैं, सभी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर दूसरा है वह है आंकड़ों का संग्रह। तो चलिए जान लेते हैं कि आंकड़ों का संग्रह क्यों करते हैं, क्यों इतना ज़रूरी है कि आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं, तो क्या उसका उद्देश्य है। तो आंकड़ों के संग्रह करने का जो उद्देश्य है दोस्तों, वह है किसी भी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के साक्ष्य को दर्शाना है। यानी कि यदि किसी समस्या के बारे में हमको जानना है, उसका समाधान करना है, तो पहले उसके आंकड़ों का हमको संग्रह करना पड़ेगा, यानी उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद हमको उस समस्या के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर उसका हम सही और स्पष्ट समाधान कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आंकड़ा क्या होता है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि इनको किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है। तो आंकड़े क्या होते हैं, तो आंकड़ा दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या है। तो संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। जो भी हमारे आर्थिक तथ्य होते हैं उन्हें यदि हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करें तो वही हमारे जो होते हैं आंकड़े कहलाते हैं। यानी संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए जो आर्थिक आंकड़े होते हैं, आर्थिक तथ्य होते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं यदि आपसे पूछे जाए कि आंकड़ा क्या है। तो आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। यानी कि आंकड़ा को एकत्रित करके एक ऐसा साधन बना सकते हैं जिससे हम समस्या को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्या समस्या है और क्या उसका समाधान होना चाहिए। ये तो हो गई आंकड़ा। अब चलिए जान लेते हैं कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आंकड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आंकड़ा है दिया गया। अब आंकड़ा जो है आपका दो प्रकार का होता है। आंकड़ा जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। आपका जो आंकड़ा होता है दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, प्राथमिक मतलब सबसे पहले जो इसको एकत्रित करे। तो सबसे पहले जो एकत्रित करेगा, जो आंकड़ा सर्वप्रथम एकत्रित किया जाता है, वह होता है प्राथमिक आंकड़ा। और द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, जब प्राथमिक आंकड़े को हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, यानी प्राथमिक आंकड़ा तो कोई एकत्रित कर दिया, अब इसी प्राथमिक आंकड़े को जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो उसे हम द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। इसका देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है आपको। तो गणनाकार द्वारा जांच पड़ताल या पूछताछ करके प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो जो गणनाकार होता है, यानी जो गणना करता है, वो जब अपना जांच पड़ताल करके पूछ करके यानी प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों को एकत्रित करता है तो वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। और द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, यदि किसी संस्था द्वारा प्राथमिक आंकड़े को संग्रहित या संशोधित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। यानी कि देखो, हम मान लेते हैं कोई गणनाकार है, वह आंकड़ों को एकत्रित करके लाया किसी भी चीज़ पर, मान लो जनसंख्या पर आंकड़े एकत्रित करके लाया। अब फिर जब कोई संस्था इस आंकड़े को वर्गीकृत करे या संग्रहित करे या संशोधित करे, जैसे कि उनको बांट दे, कितने बच्चे में सभी बच्चे को एक तरफ कर दे, सभी युवक को एक तरफ कर दे, सभी वृद्ध लोगों को एक तरफ करके, तो एक द्वितीयक आंकड़ा बन जाएगा। यानी कि जो जांच पड़ताल करके आंकड़ा एकत्रित करेगा वह प्राथमिक आंकड़ा है, लेकिन जब प्राथमिक आंकड़े में संशोधन करके हम उसका उपयोग करते हैं तो यह द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब द्वितीयक आंकड़े के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, द्वितीयक आंकड़ा जो होता है, ये आंकड़े रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र या अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो देखो, अब समाचार की बात ले लेते हैं। जैसे कि समाचार में जो छपकर हमारे पास आता है, यदि उन उन आंकड़ों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़ा हुआ, क्योंकि समाचार में छापने से पहले जो उस आंकड़े को एकत्रित किया है उसके लिए वहाँ पे वह प्राथमिक आंकड़ा हुआ, लेकिन अब उसका इस्तेमाल यदि हम कर रहे हैं समाचार पत्र से लेकर के तो हम द्वितीयक आंकड़ा माना जाएगा। उसके बाद इसका देखिए क्या है, इसके प्रयोग से समय तथा धन दोनों की बचत होती है। द्वितीयक आंकड़ा जो होता है, इसके प्रयोग से समय और धन दोनों की बचत होती है। देखो क्यों बचत होती है, अब प्राथमिक आंकड़े के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें घर घर या सभी अपने प्रेक्षक के पास जाना पड़ेगा आंकड़ा एकत्र करने के लिए। लेकिन द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, हमको कहीं पर एकत्रित मिलना रहता है, उसको बस केवल संशोधित करके या संग्रहित करके हमको उसके अपने उपयोग में लाना रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। तो आप प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े समझ गए होंगे।
और यदि आप में इसमें अंतर पूछे तो आप इसमें लिख भी सकते हैं इसके अंतर को भी। तो दोस्तों प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा हो गया। अब चलिए देखते हैं चर क्या होते हैं। अब चर क्या होते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे जब पढ़ेंगे तो चर का नाम बार बार लेना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि चर क्या है। तो आंकड़ों के संख्यात्मक मान को चर कहते हैं। तो इसको आप आसानी से मान सकते हैं, जो हमारे आंकड़े के जो संख्यात्मक मान होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है चर कहलाते हैं। जैसे कि इन्हें एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का भी मान कुछ हो सकता है, जेड का भी कुछ होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मद में जब बदल जाता है तो एक्स का मान कुछ हो जाएगा तो और वाई का मान भी कुछ बदल जाएगा। तो यानी कि वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है वे चर कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं आंकड़ों के जो संख्यात्मक मान होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। अब अलग अलग आंकड़ों के अलग अलग मान होंगे, तो इसी प्रकार से मतलब ये परिभाषा आपको दूसरा दिया गया है कि वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। उसके बाद जैसे कि इसको जान सकते हैं प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न उत्पादन। अब प्रत्येक वर्ष जब खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे तो 2001 में कुछ अलग रहेगा, 2002 में कुछ अलग रहेगा, 2003 में खाद्यान्न उत्पादन कुछ अलग होगा। तो यानी कि क्या होगा, इनका जो मान होगा, इनका जो चर होगा, यह बदलता रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि वे मूल्य जिनका एक मद से दूसरे मद में, यानी कि 2001 में इस वर्ष में कुछ अलग है, अगले वर्ष में कुछ और हो जाएगा। तो और लोगों की आयु अलग अलग, लोगों की आयु अलग अलग होगी। तो इसी प्रकार से ये सब क्या हो गए, जो है चर के उदाहरण हो गए। तो अब चर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखते हैं हम आंकड़ा जानने के बाद। अब आंकड़ा जान लिए हम लोग, आंकड़ा क्या होता है, चर क्या होता है भी जान लिए, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं सब जान लिए। अब चलिए जानते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, यानी उसको एकत्रित कैसे करते हैं। तो दोस्तों आंकड़ों को जो हम संग्रहित करते हैं उसका एक विधि है, वह है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के माध्यम से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अब सर्वेक्षण तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या है। तो सर्वेक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। तो सर्वे करते हैं, सर्वे जिसको हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। तो सर्वे करके हम आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, यानी आंकड़ों को एकत्र करते हैं। अब सर्वेक्षण के साधन क्या हैं, किन किन प्रकार से हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सर्वेक्षण के साधन क्या हैं। तो देखिए अब सर्वेक्षण के साधन में क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। देखिए सर्वेक्षण का जो है सर्वाधिक प्रचलित साधन है वह है प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि। अब प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि क्या है, अभी हम आगे एक एक करके दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखो प्रश्नावली के बारे में पहले देखिए क्या दिया है। प्रश्नावली स्वयं उत्तरदाता या गणनाकार यानी शोधकर्ता द्वारा या प्रशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरा जाता है। प्रश्नावली क्या होती है पहले जान लेते हैं। प्रश्नावली होती है एक प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहेगी। आपकी जो प्रश्नावली रहेगी, आप यानी कि जो प्रश्नावली है ऐसे एक पेज बना रहे, ठीक, एक पेज है। अब इस पेज में यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा, फिर प्रश्न के बाद उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक प्रश्न रहेगा, उसके उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका एक प्रश्नावली बना रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को हम देते हैं उत्तरदाता को, भाई आप लोग प्रश्नावली पढ़ो और इसका उत्तर भरो। या फिर उत्तरदाता जो है वह भरता है, या तो फिर गणनाकार जो पूछने गया है वह उत्तरदाता से पूछ कर इसको भरेगा, या कोई प्रशिक्षित जांचकर्ता जो होता है वह जाकर के व्यक्तियों से पूछ करके प्रश्नावली को भरता है। तो ये सर्वेक्षण के दो साधन हैं, एक तो है प्रश्नावली और दूसरा है साक्षात्कार। तो प्रश्नावली में यही होता है कि प्रश्न बना रहता है, प्रश्न रहता है सीरियल वाइज से, पहले सबसे छोटा प्रश्न, फिर उससे बड़ा प्रश्न, फिर उससे बड़ा, ऐसे नहीं कि एक श्रृंखला रहती है, पहले सबसे आसान फिर उससे थोड़ा बढ़ाते हुए लेवल उसका कठिन तक जाते हैं। तो प्रश्नावली इस प्रकार से बनती है। तो प्रश्नावली समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नावली या साक्षात्कार सूची में निम्न बातों का ध्यान रहे। तो अब साक्षात्कार क्या होता है, जैसे कि हम आपके पास आए, आप या तो आपको अपने पास बुलाएं, उसके बाद आपसे आमने सामने हम आपकी बातों को आपसे प्रश्न पूछें और उसका आप उत्तर दें, तो यह होता है साक्षात्कार। तो अब देखिए इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, साक्षात्कार या प्रश्नावली में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए प्रश्नावली जो है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो यही है। प्रश्नावली बहुत लंबी रहेगी तो उत्तरदाता या तो साक्षात्कार जो करने गया है गणनाकार भरते भरते ही थक जाएगा, तो उसको शायद पूरा भरे ना, तो हमें पूरी सूचना नहीं मिल पाएगी। इसीलिए प्रश्नावली जो है बहुत लंबी न रहे। प्रश्नों की संख्या कम से कम रहे, जितना कम प्रश्न रहेगा उत्तरदाता को उतनी ही आसानी होगी प्रश्नों का जवाब करने में।
उसके बाद तीसरा में क्या आता है, तीसरा पॉइंट की क्या ध्यान रखना चाहिए, वह प्रश्नावली समझने में आसान रहनी चाहिए। उसमें आसान और सरल स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखो, जब सरल और स्पष्ट शब्द रहेगा तो उसको वह आसानी से समझकर बहुत ही अच्छी तरह से उसका उत्तर दे पाएगा। उसके बाद लास्ट जो आता है, प्रश्नों को क्रम से व्यवस्थित करनी चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि प्रश्न को हम इस प्रकार से बैठाएं कि उसको उत्तर देने में बहुत ही आसानी रहे, यानी उसको लगे कि हम यार ये प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से बताने लायक है, समझ में उसको आ जाए अच्छे से कि इसमें क्या बताना है। उसके बाद सामान्य प्रश्न से विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, यानी कि मैंने बताया कि पहले आसान प्रश्न, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके उसका लेवल बढ़ते जाए, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ें। उसके बाद प्रश्न अनेकार्थ या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं पूछे कि मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका 3-4 उत्तर हो सके। ऐसा पूछो कि उसका एक ही उत्तर हो, एक ही अर्थ निकले, यानी अनेकार्थ न निकले। और अस्पष्ट न हो, यानी जो भी प्रश्न आप पूछें उसका जो अर्थ हो वह स्पष्ट हो, यानी कि उसको लगे कि हाँ यही प्रश्न, यही बात इसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसी चीज़ के बारे में। उसके बाद आता है प्रश्न संकेतात्मक नहीं होने चाहिए, यानी प्रश्न संकेतात्मक नहीं, उसको मतलब एकदम लगे कि हाँ प्रश्न है, किसी प्रकार संकेत न मिले उसको। और उसके बाद लास्ट वाला देखिए यहाँ पे दिया है आपको, दोहरी नकारात्मक वाला प्रश्न न रहे। अब दोहरी नकारात्मकता अभी आगे आपको दिया गया है, क्या इसके बारे में जानेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे दोहरी नकारात्मक भी न रहे। तो देखिए, प्रश्नावली या साक्षात्कार में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब तो हो गई प्रश्नावली के बारे में। अब देखिए प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है ये भी देख लीजिए। तो देखिए, प्रश्नावली जो होता है, एक होता है मुक्तोत्तर। अब मुक्तोत्तर क्या होता है, अब ऐसे प्रश्न उसमें रहेंगे जिसमें क्या, क्यों आदि शब्द का प्रयोग हो। इन प्रश्नों बीच में, प्रश्नों में क्या, क्यों, इन सब का यदि प्रयोग हो रहा है तो यह मुक्तोत्तर है। अब आपसे यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आपके प्रश्न दिया है कि द्विविध क्या है, द्विविध प्रश्नावली क्या है। तो ऐसी प्रश्नावली जिसका उत्तर दो तरह से दिया जा सके, यानी कि दो तरह से क्या, हाँ और नहीं, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में उत्तर दिया जा सके उसे हम द्विविध प्रश्नावली कहते हैं। बहुविकल्पी आप लोग तो जानते होंगे, बहुविकल्पी क्या है। उसके बाद परिमोत्तर, ये परिमितोत्तर है। इसके बाद परिमितोत्तर है। ये 4 प्रकार के आपके प्रश्नावली होते हैं। अब हम जान चुके हैं कि प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली में क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला। अभी तक हमने देखा कि संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण कैसे करें। तो हमने पाया कि सर्वेक्षण से हम या साक्षात्कार से आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब आंकड़े संग्रहण के तरीके क्या हैं, कितने तरीकों से हम उनका संग्रहण कर सकते हैं, इसको देखेंगे, यानी कि आंकड़ा संग्रहण की विधि। तो आंकड़ा संग्रहण में जो सांख्यिकी में जो आंकड़ा संग्रहण की विधि है वह 3 विधियां हैं, 3 आधारभूत विधियां हैं जिनसे हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। पहला तो है वैयक्तिक साक्षात्कार, यानी इंडिविजुअल इंटरव्यू से। दूसरा है डाक सर्वेक्षण। तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार। तो इन 3 तरीकों से हम आंकड़ों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। पहला वैयक्तिक साक्षात्कार, दूसरा है डाक सर्वेक्षण, तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार। अब दोस्तों, इन तीनों के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे कि वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। इसी प्रकार से हम तीनों प्रकार के विधियों से परिचित होंगे और सभी के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है, यानी कि अब पहले हम देखते हैं कि वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है, फिर एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो वैयक्तिक साक्षात्कार क्या होता है, इसमें शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जाता है तथा सर्वेक्षक आमने सामने होकर के उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। यानी कि देखो, इसमें क्या होता है, जो साक्षात्कार होता है या जो शोधकर्ता होता है वह सभी व्यक्तियों के पास जाता है, खुद उनके पास जाता है और उनसे आमने सामने होकर के प्रश्नों को पूछता है और उसका अपना सर्वेक्षण करता है। तो ये होता है वैयक्तिक साक्षात्कार। यानी कि वैयक्तिक साक्षात्कार क्या होता है, आमने सामने उत्तरदाता और शोधकर्ता आमने सामने होकर के साक्षात्कार करते हैं। तो ये हो गया वैयक्तिक साक्षात्कार। अब इसको सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। वैयक्तिक साक्षात्कार को सर्वाधिक प्राथमिकताएं दी जाती हैं जिसके प्रमुख कारण हैं, यानी कि कुछ ऐसे के कारण हैं जिसके कारण इनको क्या होता है, सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। सबसे प्राथमिकता मतलब क्या होता है कि जो तीनों विधियां हैं इनमें सबसे अधिक बेस्ट क्या है, वैयक्तिक साक्षात्कार है। तो इसके कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके जो कारण है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। पहला तो कारण यह है कि
सर्वेक्षक तथा उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो यानी दोनों के बीच व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण इसको प्राथमिकता दी जाती है। और दूसरा है कि सर्वेक्षक उत्तरदाता से विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकता है। यानी जब सर्वेक्षक और उत्तरदाता आमने सामने हैं तो ये दोनों आपस में विस्तार और छोट किसी प्रकार के प्रश्नों का आपस में किसी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है, इसमें अपनिर्वचन यानी गलत व्याख्या तथा गलत फहमी से बचा जा सकता है। जब आमने सामने होकर के प्रश्नों की वार्तालाप होगी तो उसमें जो अपनिर्वचन यानी गलत व्याख्या है या गलत फहमी है, इन सब से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है। और उसके बाद चौथा जो है वह उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को देखकर कुछ पूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि जब आमने सामने रहेंगे तो उसकी प्रतिक्रियाओं को भी देखेंगे, तो कुछ प्रश्नों पर जो उसकी प्रतिक्रिया होगी उसको देख करके हमें कुछ पूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों इन सभी 4 कारणों से के क्या होता है, वैयक्तिक साक्षात्कार को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों अब देखिए इसके तो इतने फायदे हो गए या इतनी प्राथमिकता देने के कारण हो गए, लेकिन इसकी कुछ कमियां या कुछ हानियां भी हैं, उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो वैयक्तिक साक्षात्कार की क्या हानियां हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए वैयक्तिक साक्षात्कार की जो पहली हानियां हैं वह यह है कि यह बहुत खर्चीला होता है। अब खर्चीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें सभी के पास जाना रहता है, अपना जो गाड़ी का किराया भाड़ा जो खर्चा लगा कर जाएगा, तो उसमें इसको क्या होता है, सब जगह उसके खाने पीने का व्यवस्था अपना करेगा, तो सभी के पास आने जाने में सब जो खर्च लगेगा, इसी कारण यह क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है और अधिक समय लगने वाला है। और सभी के पास जाएगा तो भाई समय लगना ही है, यानी कि बहुत अधिक खर्चीली होती है और बहुत अधिक समय लगने वाला है। और तीसरा तो कमी यह है कि इसमें शिक्षित सर्वेक्षकों की ज़रूरत होती है। शिक्षित सर्वेक्षकों की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि यदि सर्वेक्षक को पता ही नहीं रहेगा कि हम जो प्रश्न है इसका क्या जवाब होगा, तो उसको वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा होगा। उत्तरदाता कुछ भी बता देगा गलत सही, तो उसको लेकर के चला आएगा। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे शिक्षित सर्वेक्षकों की ज़रूरत होगी, ताकि वे अच्छे से प्रश्नों को पूछे और उसके अच्छे से उत्तर को भी लेकर के आए, ताकि आंकड़ा सही एकत्रित हो। तो इसकी कमियाँ भी हो गई कि शिक्षित सर्वेक्षकों की ज़रूरत होती है। और चौथा है कि कभी कभी सर्वेक्षक की उपस्थिति में उत्तरदाता सही बात नहीं बता पाते। तो कभी कुछ बात ऐसे होती है कि व्यक्तियों के बीच में या किसी के सामने नहीं बताई जा सकती, तो इसके कारण भी ये इसकी कमियां हो गई। यानी कि ये 4 कमियां इसकी हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार की। अब चलिए देख लेते हैं हम डाक सर्वेक्षण के बारे में। अब हमारा जो दूसरा आता है यह है डाक सर्वेक्षण। वैयक्तिक साक्षात्कार के बारे में हमने तो देख लिया, अब देखते हैं डाक सर्वेक्षण के बारे में। तो डाक सर्वेक्षण में क्या होता है, इसमें सर्वेक्षक आंकड़े डाक द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। देखो वैयक्तिक साक्षात्कार में क्या था, आमने सामने होकर के प्रश्नों को एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है, डाक द्वारा इसको संग्रहित किया जाता है आंकड़ों को। तो इसके लाभ क्या है चलिए देख लेते हैं, इसकी हानियां भी देखेंगे। तो लाभ क्या है, ये बहुत कम खर्चीला है। कम खर्चीला है क्योंकि डाक से पोस्ट करने का जो खर्चा होता है बहुत कम होता है। तो डाक से सर्वेक्षक के पास उत्तरदाता के पास अपनी प्रश्नावली को भेज देते हैं। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि डाक सर्वेक्षण में प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, और जो हमारा वैयक्तिक साक्षात्कार था उसमें साक्षात्कार विधि से, और डाक सर्वेक्षण में प्रश्नावली की विधि से आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। तो डाक सर्वेक्षण में होता क्या है, आंकड़ों को उत्तरदाता के पास प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेज दिया जाता है, और वह क्या करता है, उसका उत्तर देकर के फिर वापस भेज देता है। तो यह बहुत कम खर्चीला होता है। और इसमें क्या है, दूसरा फायदा यह है कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान नहीं जा सकते, रेगिस्तान पहाड़ पर्वत, कहीं पे क्या होता है कि ये जो डाक सर्वेक्षण है, डाक से हम कहीं पर भी अपने पत्र को यानी अपनी प्रश्नावली को भेज सकते हैं। इसीलिए यह फायदे है कि क्योंकि इससे जो है सभी जगहों पर भेज सकते हैं, जो संभवतः व्यक्तियों तथा टेलीफोन की पहुंच में नहीं है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पे नेटवर्क नहीं होते हैं, जहां पर मतलब टेलीफोन की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां पर भी डाक हमारा आसानी से पहुंच जाता है। तो इसीलिए यह इसके लिए फ़ायदा है। और तीसरा तो यह है कि इससे सर्वेक्षकों का उत्तरदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हम प्रश्नावली उत्तरदाता के पास भेज दिए हैं, हमारा ना इसके पास कोई दबाव है ना ही कोई प्रेशर है। तो यानी क्या करता है, वह आसानी से जो भी मर्जी में आए आसानी से प्रश्नों को करके भेजेगा। यानी नहीं कि हमारा दबाव है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केवल उसकी प्रश्नावली हमारी जाती है, हम लोग उसके पास नहीं रहते। और चौथा तो यह है कि उत्तरदाताओं को पर्याप्त समय मिलता है।
अब भाई हम प्रश्नावली उसके पास भेज दिए हैं, अब उसका जब मर्जी करेगा तो उसका उत्तर करके 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, उसके पास बहुत जितना टाइम है उतना टाइम ले सकता है। उसके बाद उसको वहाँ पे फिर उत्तर करके फिर भेज दे। तो यानी कि देखिए इसके 4 लाभ तो यही हो गए। पहला तो एक बहुत कम खर्चीला होता है, और दूसरा तो है कि दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँच सकता है जहाँ पर व्यक्ति और टेलीफोन नहीं पहुँच सकते। और उसके बाद तीसरा है कि सर्वेक्षक का उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसमें पर्याप्त समय मिलता है उत्तर देने के लिए। तो इसके लाभ हो गए। अब हानियाँ क्या हैं ये भी देख लीजिए, यानी कमियाँ उसके क्या हैं। तो कमियों में तो भाई सबसे पहली कमी यही है कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं, जिससे अपनिर्वचन की संभावना बनी रहती है। देखिए इसमें गलत व्याख्या की संभावना बनी रहती है। उसके बाद दूसरा जो है, कम लोगों द्वारा ही उत्तर की प्राप्ति की संभावना रहती है। अरे भाई किसी के पास डाक के द्वारा घर पे गया तो यार वो सोचेगा यार क्या ये सब बकवास में टाइम बिताएं, अपना काम करते हैं, छोड़ो ये सब। क्योंकि सभी को नहीं पता है कि आंकड़ा एकत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। शायद वो उत्तर नहीं दे, अपना प्रश्नावली यहीं पे रख लिया, फाड़ के फेंक दे, कहीं भी फेंक दे। यानी कम लोग ही उसका उत्तर दे पाते हैं। जैसे कि कोई आधा भर कर भेज दे, कोई लौटाता ही नहीं है, तो कोई बिना भरे ही भेज दे। यानी ये सब हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा जब हम प्रश्नावली को भेजते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, कम लोगों के द्वारा ही उत्तर की प्राप्ति होती है। ये तो सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद तीसरा जो है, डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली खोने की भी संभावना। जो डाक विभाग अपनी प्रश्नावली को, जो अपने डाक को एकत्रित करता है, शायद वहाँ पर खोने की भी संभावना रहती है। यदि खो गया तो सभी आंकड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये 3 हो गए। अब चौथा देखते हैं कारण क्या है। असाक्षर द्वारा उत्तर का न मिल पाना। भाई अभी किसी के घर भेज दिए, उसके घर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उत्तर कैसे मिलेगा, उसको कैसे पढ़ेगा, कैसे भरेगा। तो ये सब कमियां हैं डाक सर्वेक्षण की। तो डाक सर्वेक्षण की आप फायदे और कमियों को अच्छे से जान गए हैं। अब हम चलिए देखते हैं टेलीफोन सर्वेक्षण। टेलीफोन सर्वेक्षण में क्या होता है। तो भाई टेलीफोन सर्वेक्षण क्या होगा, किसी के फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद उसके बाद दूसरे फ़ोन पर ही बात करके आंकड़ों को एकत्रित कर लें। तो होगा टेलीफोन सर्वेक्षण। तो उसके बाद अब चलिए देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा यह सस्ता होता है। क्यों भाई सस्ता होता है, क्योंकि बस एक कॉल करना है उसके पास आराम से, तो जितना आने जाने में खर्च लगेगा उससे कम खर्च में ही उससे बात हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, इसे कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। इसमें कहीं आना जाना नहीं रहता है, तो बहुत कम समय में ही समाप्त कर दिया जा सकता है। और तीसरा यह है कि यह उस मामले में ज़्यादा बेहतर है जहां वैयक्तिक साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ प्रश्नों में झिझक महसूस करता है। अभी हमने बताया था पहले उसमें कि कुछ प्रश्नों का जो है उत्तरदाता साक्षात्कार के सामने उसका उत्तर नहीं दे पाता, तो उस मामले में यह टेलीफोन सर्वेक्षण बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये तो हो गए इसके फायदे। अब चलिए देखते हैं टेलीफोन सर्वेक्षण की कमियां क्या हैं। तो इसकी कमियां तो यही है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित रहती है। सीमित क्यों, क्योंकि भाई हर सर्वेक्षक का नंबर तो उसके पास रहेगा नहीं। कोई भी सर्वेक्षक हो, सभी उत्तरदाता का नंबर तो उसके पास रहेगा नहीं कि सभी के पास कॉल करे। तो इसमें क्या होगा, उसकी जो पहुंच होती है वह सीमित हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्या है, संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता जो इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अभी हमने बताया कि इसमें जो होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार में उनकी प्रतिक्रियाओं को भी देख करके कुछ पूरक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो है ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक, क्योंकि इसमें आमने सामने नहीं रहते हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाओं को नहीं देख सकते। तो ये इनकी कमियां हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को लाएंगे। यह इसका पार्ट 1 है। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही विस्तार से और अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो कितनी भी बड़ी हो 2-3 पार्ट में आएगी, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।